Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो वैल्यू है जो हमें उस क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू ना बता करके उसकी नियरेस्ट वैल्यू बताती है. और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादातर जो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं. सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट गिव अस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, इट प्रोवाइड्स वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू and in terms of suitable power of 10, and this power of 10 represents the order of magnitude of the quantity. तो एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करो कि हमारे पास हम ये कहते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 है. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है. तो अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 है तो हम ये जान लेते हैं कि उस क्वांटिटी की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 8 के आसपास है. सो दैट मीन्स वो क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर 8 मीन्स 10 करोड़ के आसपास है. नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 करोड़ के आसपास होगा. तो हम किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी को 10 की पावर में हम लिख लेंगे और जितनी 10 की पावर आएगी वो पावर जो होगी वो उसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. फॉर दैट हमें क्या करना होगा, हम उसके कुछ रूल फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट क्या है, फॉर दिस वैल्यू लेस देन 5 इज ट्रीटेड एज 1 एंड वैल्यू बिटवीन 5 to 10 इज ट्रीटेड एज 10. तो जिस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने निकालना है तो उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे और जब उसके साथ अगर कोई भी वैल्यू 1 से 5 के बीच में आती है तो उसको 1 ले लेंगे और 5 से 10 वाली 10 ले लेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो हम सपोज करते हैं हमने रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला. एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्वांटिटी को हम SI यूनिट्स में पुट करेंगे. तो उस क्वांटिटी की वैल्यू SI यूनिट्स में लेंगे और फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे. तो अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है बेटा 6400 किलोमीटर. और हमें पता है रेडियस मतलब हम डिस्टेंस माप रहे हैं और डिस्टेंस की SI यूनिट है मीटर. तो हम 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 6400 को 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 लाख मीटर. अब हम 64 लाख को अब हमने क्या करना है, हमने 10 की पावर में कन्वर्ट करना है. तो हम इसको लिख सकते हैं 64 लाख को 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू 64 लाख. तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिख लिया. तो अब 10⁻6 तो आ गया, लेकिन उसके साथ 10 की पावर में ये तो लिखा गया, लेकिन उसके साथ 6.4 है. तो अभी हम जो सा हमारा दूसरा रूल था वो क्या था कि वैल्यू बिटवीन 1 to 5 को 1 ले लेना है और वैल्यू बिटवीन 5 to 10 को 10 ले लेना. तो अभी ये जो साथ में वैल्यू लगी है, अगर ये 6.4 है तो इसको वैल्यू 5 से 10 के बीच में है ये, तो इसको 10 लिख लो. तो इसका मतलब इधर इसको 10 लिख लेंगे, 10 इंटू 10⁻6 हो जाएगा. तो नाउ टेकिंग 6.4 एज 10, रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻6 मीन्स 10⁻7 मीटर. तो रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻7 मीटर. तो मैंने आपको बोला है जिस क्वांटिटी का हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है उस क्वांटिटी को 10 की पावर में हम रिप्रेजेंट कर लेंगे. तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ गया 10⁻7 मीटर. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये 10 की पावर जो है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है. सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन अबव इक्वेशन इज 7. तो हम ये कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 7. इससे हमें पता लगेगा कि हमारा रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी बड़ी है. तो 10 की पावर 7 है, मतलब अगर उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻7 के आसपास वैल्यू होगी. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. तो डायरेक्ट मेथड्स हम उन ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ करते हैं जिनको हम फिजिकली डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का
के पास हम फिजिकली नहीं जा पाते तो हम इनडायरेक्ट मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो हैं अ मीटर स्केल। तो मीटर स्केल को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। तो 10⁻³ मीटर मतलब 1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल, एक मीटर स्केल आप भी यूज़ करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी आप यूज़ करते हैं। तो मीटर स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 100 मीटर तक की डिस्टेंस मापने के लिए मीटर स्केल का यूज़ किया जाता है। इससे भी छोटे डिस्टेंस मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज़ किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है टू मेजर डिस्टेंसेज अप टू 10⁻⁴ मीटर। तो ये छोटे से छोटा 10⁻⁴ या 0.1 मिलीमीटर को माप सकता है। अगर 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी डिस्टेंस मापनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का, और वो 10⁻⁵ मीटर तक की दूरी माप सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड के लिए ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर डिस्टेंसेज बियॉन्ड दीज रेंजेस वी कैन यूज़ इनडायरेक्ट मेथड्स। तो इनसे बड़ी, बहुत बड़ी दूरियों के लिए या इससे भी छोटी दूरियों के लिए भी हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड वी यूज इज पैरालैक्स मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है पैरालैक्स मेथड, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पैरालैक्स मेथड यूज़ किया जाता है टू मेजर डिस्टेंसेज ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स फ्रॉम अर्थ। तो डिस्टेंसेज ऑफ प्लैनेट्स और स्टार्स फ्रॉम अर्थ कैन बी मेजर्ड बाय पैरालैक्स मेथड। तो इस मेथड को यूज़ करके हम प्लैनेट्स और स्टार्स की अर्थ से दूरी माप सकते हैं। तो पैरालैक्स है क्या? बेसिकली पैरालैक्स चेंज इन पोजीशन होती है एक ऑब्जेक्ट की, जब उस ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू अ बैकग्राउंड देखा जाता है दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। तो जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड उसकी सेट कर देते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है और इस चेंज इन पोजीशन को पैरालैक्स कहा जाता है। फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लो। आप सपोज करो आप एक वॉल के अगेंस्ट आप एक हाथ में पेन पकड़ लो, तो आप पेन को आप पहले अपनी एक लेफ्ट आई से देखो और राइट आई को बंद कर लो। तो आप अभी क्या करना है, आपने राइट आई बंद कर लेनी है, लेफ्ट आई से आपने पेन को देखना है जो पेन आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू अ वॉल। तो वॉल के बैकग्राउंड उसकी सेट कर दी, वॉल के आगे आपने हाथ में एक पेन पकड़ लिया, आपने अब लेफ्ट आई से देख रहे हो, राइट आई बंद करके। फिर आपने क्या किया, आपने लेफ्ट आई बंद कर ली और अब इसको राइट आई से देखना शुरू करो। जब आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करोगे, मतलब पहले लेफ्ट से देख रहे थे और फिर राइट से देख रहे थे, तो जब आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करोगे आप क्या देखोगे कि पेन की पोजीशन भी बदल गई। तो इसका मतलब जैसे ये है, लेफ्ट आई से जब आप इधर ओ किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो लाइन ऑफ साइट इस तरह से होगी, और राइट से करोगे तो इस तरह से होगी, तो इधर एक एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन चेंज करता हुआ आपको लगेगा, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसको बेसिस कहा जाता है। तो अगर हमने ये मान लिया कि अगर ये दूरी x है तो हम इसको एक सर्कल की आर्क मान लेते हैं, एल आर को। तो हमारे पास क्या होता है, ये आर्क सबटेंड कर रही है एंगल थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग पैरालैक्स मेथड हम इस ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से निकाल पाते हैं। सो पैरालैक्स इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज बेसिस। तो इसको बेसिस कहा जाता है। तो मैंने जैसे आपको पेन का एग्जांपल दिया, तो वही अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, फॉर एग्जांपल व्हेन वी होल्ड अ पेन इन फ्रंट ऑफ अस अगेंस्ट अ वॉल एंड लुक एट द पेन फर्स्ट बाय आवर लेफ्ट आई एल वाइल क्लोजिंग आवर राइट आई। तो एल हमारी लेफ्ट आई शो कर रही है, आर हमारी राइट आई, तो लेफ्ट आई से देखो, राइट आई को बंद कर लो। देन बाय राइट आई वाइल क्लोजिंग आवर लेफ्ट आई वी फाइंड pen changes its position with respect to background, and this shift of position when viewed from two different positions of eye at a time is known as parallax। तो इसको पैरालैक्स कहा जाता है। तो इधर अगर हम देखें एल आर, इसको लेंथ ऑफ आर्क ले लें, इसको रेडियस ऑफ द सर्कल ले लें और इसको एंगल थीटा ले लें, तो थीटा इज इक्वल टू बी बाई एक्स आ जाएगा। इफ एल आर इज द आर्क ऑफ लेंथ बी एंड रेडियस एल ओ इज इक्वल टू आर ओ इज इक्वल टू एक्स, वी गेट थीटा इज इक्वल टू बी बाई एक्स, और फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट x इज इक्वल टू बी बाई थीटा। तो बाय नोइंग b एंड थीटा वी कैन फाइंड x। तो अगर हम किसी तरह से ये एंगल को मेजर कर लें और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स की दूरी हम पता कर लें, तो हम ये
हमारी आई से पेन की दूरी निकाल सकते हैं x। तो ये हमारे पास पैरालैक्स मेथड है जिसको यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी माप सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस मेथड डिस्टेंसेज ऑफ स्टार्स विच आर अबाउट 100 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसी मेथड को, पैरालैक्स मेथड को यूज करके हम स्टार्स जो 100 लाइट ईयर्स दूर हैं अर्थ से, हम उनकी दूरी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे हम। तो ये कई बार ये आ जाता है हमारे पास कि हाउ टू मेजर द डिस्टेंसेज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग पैरालैक्स मेथड। तो इस तरह से पूछ लेते हैं, तो हम उसको देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं अर्थ के ऑर्बिट को। तो ये हमारे पास एस जो है, ये हम फिगर को, आप इस फिगर को देखिए, फिगर में हमने एस जो है ये सन दिखाया हुआ है, और ये हमारा जो ऑर्बिट है ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ है। तो अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और हमने एक नियर बाय स्टार एन की दूरी निकालनी है, ये रहा। और इधर हमने एफ लिया है एक फार अवे स्टार। तो एक चीज़ देखने वाली है, जो हमारे फार अवे स्टार्स होते हैं, फार अवे स्टार्स मतलब वो बहुत ही दूर है, 100 लाइट ईयर्स नहीं, वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं। लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है लेकिन बहुत बड़े स्टार है, तो दीज स्टार्स आर वेरी लार्ज स्टार्स, तो वहाँ से हमारे पास लाइट आती है। तो ये स्टार्स हमेशा हमें एक ही पोजीशन में नज़र आते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। आप कई बारी जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो आप ट्रेन में बैठे हुए बाहर एक बहुत दूर एक पहाड़ी को देखते हैं, तो वो पहाड़ी आपको दिखती है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट तक ट्रेन चलती है, 5 मिनट बाद फिर आप उधर देखते हैं उसी तरफ। सपोज करो ये ट्रेन, अगर ये इसको ट्रेन का ट्रैक मान लिया जाए, तो यहाँ पे बी पे ट्रेन है, तो बी पे ट्रेन पे यहाँ पे बहुत दूर पहाड़ी नज़र आ रही है आपको। तो 5 मिनट्स बाद ट्रेन यहाँ पहुँच जाती है, और जब आप फिर अपने ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे फिर आपको पहाड़ी वहीं नज़र आ रही है। फिर थोड़ा आगे चलती है तो फिर पहाड़ी नज़र आ रही है। तो वो पहाड़ी लगभग आपको 10 मिनट तक आपको वहाँ पे नज़र आती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो माउंटेन है, वो पहाड़ी जो है वो बहुत दूर है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक हमारी साइट में रहती है। वहीं पर अगर हमारे पास जो पेड़ हैं, बिल्कुल इस ट्रेन के साथ, ट्रैक के साथ जो पेड़ लगे हुए हैं, या थोड़ी पास में ही जो अगर कोई कई बार बिल्डिंग्स बनी होती हैं या कोई रूम्स बने होते हैं, तो वो ट्रेन से विद इन सेकेंड्स, मतलब 10-15 सेकेंड्स बाद वो ट्रेन आगे निकल जाती है और वो पीछे रह जाती है। तो वहाँ पर अगर आप 1 मिनट बाद भी देखते हो तो वो पहाड़ियाँ पास वाली पीछे चली जाती हैं, लेकिन दूर वाली पहाड़ी आपको ज़्यादा देर तक नज़र आती है। और अगर सपोज करो कि हमारी वो दूर वाली पहाड़ी बी पे भी हमें नज़र आई और ए तक में नज़र आई, तो अगर ट्रेन को ए बी के बीच में ही मूव किया जाए तो वो दूर वाली पहाड़ी हमेशा ऊपर आपको नज़र आती रहेगी। ऐसे ही ये फार अवे स्टार्स अर्थ से इतनी दूर हैं कि अर्थ अपने ऑर्बिट में मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेस हो सकती है, वो बी पॉइंट से घूमती घूमती ए पॉइंट तक आ सकती है, इससे बाहर जा ही नहीं सकती ऑर्बिट से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी ए बी होती है, और ये इतनी दूर है कि ये हमेशा अर्थ के साइड में ही रहते हैं, तो हमेशा हमें फिक्स नज़र आते हैं। तो दूर वाली चीज़ हमें, या फार अवे स्टार्स हमें अपनी अपनी जगह पे फिक्स नज़र आते हैं। तो हमने एक फार अवे स्टार एफ कंसीडर किया है, हमें नियर बाय स्टार एन की दूरी निकालनी है। तो हम किसी भी मोमेंट पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम मानते हैं कि हमारी अर्थ बी पे है, बी पॉइंट पे अर्थ। तो हम क्या करते हैं, हम एक बी पॉइंट से हम फार अवे स्टार को देखते हैं, और फार अवे स्टार को हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल ऊपर नज़र आता है, और एक इंस्ट्रूमेंट है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट से हम एंगल मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेक्सटेंट की हेल्प से हम इस फार अवे स्टार और हमारे नियर बाय स्टार जिसकी हमने दूरी मापनी है, इनके बीच का एंगल मेजर कर लेते हैं। तो इसका मतलब एफ बी एन, ये एंगल हम माप लेते हैं θ2। सिमिलरली 6 महीने बाद हमारा जो अर्थ है वो मूव करके ए पे आ जाती है। बेशक आप ए पे पहली रीडिंग ले लो, बी पे दूसरी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 महीने बाद हमारी अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में दूसरे एंड पे पहुंच जाती है, ए पे मान लीजिए पहुंच गई। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हम ए पे ले रहे हैं, अगर आप ए पे पहली ऑब्जर्वेशन लेंगे तो दूसरी बी पे लोगे। तो जब वो ए पे पहुंचती है, अगेन हमारे पास फार अवे स्टार हमें फिर वहीं पे फिक्स नज़र आता है, क्योंकि बहुत दूर है। तो हम फिर से उसी इंस्ट्रूमेंट सेक्सटेंट की हेल्प से फार अवे स्टार को देखते हैं, और हम फिर अब क्या होगा, पहले हमारे पास एन इधर से बी से एफ से एन की तरफ नज़र आ रहा था, इधर लेफ्ट की साइड था, लेकिन जब अर्थ ए पे पहुंचती है तो एफ एन जो होता है वो उसके राइट साइड पे हो जाता है एफ के। तो हम सेक्सटेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम फार अवे स्टार और एन का फिर से एंगल माप लेते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं इस फिगर में, तो ये हमारा जो एफ ए
एन जो एंगल है वो ए एन एस एंगल के अल्टरनेट एंगल है, इसका मतलब ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 हो जाता है, और ये एफ बी एन और बी एन एस ये भी अल्टरनेट एंगल है तो ये थीटा 2 हो जाता है। तो ये इसका मतलब ए एन बी एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। तो अल्टीमेटली दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हुए, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करने पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एंगल कितना बनाता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगेन यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड, तो पैरेलैक्स मेथड में क्या था कि इसको लेंथ ऑफ आर्क ले लेते हैं, ये ए बी है, तो हमें पता है सन से अर्थ के सेंटर की दूरी जो है ये एक, सन से अर्थ की दूरी कितनी ली थी हमने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, तो इसकी 1 AU और ये भी 1 AU, तो ए से बी की दूरी कितनी हुई 2 AU 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 AU, एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमने मेजर कर लिया है, तो हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए एन ले लेंगे, तो वहां से ए एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ पैरेलैक्स मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार एन। तो मैं बता देता हूँ किस तरह से हम इसको लिख पाएंगे। द डायमीटर ए बी ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एस इज चूजन एज द बेस लाइन, तो इसको बेसिस हमने पैरेलैक्स मेथड का चूज किया एज शोन इन फिगर। n is a nearby star whose distance d from earth is to be measured, तो इसको ये n के स्टार की दूरी मापनी है d। f is far away star whose position is taken practically same as seen from earth, तो f एक far away star है जो अर्थ से उसकी पोजीशन हमेशा सेम ही नजर आती है। सपोज अर्थ इज एट पोजीशन ए, तो सबसे पहले हमने ए पोजीशन पे मेजर हमने ली है सबसे पहले, तो मैंने समझाया बी के हिसाब से था, आप पहले ए के, क्योंकि थीटा 1 इधर लिखा हुआ है तो हम ए पे हम मानते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारी अर्थ ए पे, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वी मेजर एंगल एफ ए एन विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू थीटा 1। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या मैंने सेक्सटेंट भी एक आपको बताया, तो सेक्सटेंट भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एंगल माप सकते हैं, तो हम माप लेते हैं एफ ए एन थीटा 1 बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंस स्टार एफ एंड नियर बाय स्टार एन। तो एफ से भी लाइट आ रही है और स्टार एन से भी आ रही है, तो इन दोनों के बीच की एंगल हमने थीटा 1 माप लिया। नाउ वी सी दैट एफ ए एन इज इक्वल टू angle ANS is equal to theta 1. FAN is equal to angle ANS, that is this theta 1 is equal to this angle, that is theta 1. After 6 months अर्थ इज एट B, तो 6 महीने बाद हमारी अर्थ रिवॉल्व करते करते सन के अराउंड B पे पहुंच जाती है, और फिर से हम मेजर करते हैं एंगल FBN, तो फिर फार अवे स्टार और नियर बाय स्टार का एंगल मेजर करते हैं, लेकिन अभी जो नियर बाय स्टार है वो अब फार अवे स्टार के लेफ्ट साइड पे आ चुका है, तो हम इसको मेजर करते हैं, एंगल आता है थीटा 2, अगेन एंगल एफ बी एन इज इक्वल टू एंगल बी एन एस, तो ये वाला एंगल भी थीटा 2 आ गया, अल्टरनेट एंगल्स है तो ये भी थीटा 2 आ गया। सो एंगल ए एन बी हमारे पास क्या आ गया, ए एन बी, तो ये एंगल हमारे पास आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो एंगल ए एन बी इज इक्वल टू एंगल ए एन एस प्लस एंगल बी एन एस विच इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंड दिस इज द एंगल विच नियर बाय स्टार एन सबस्टेंड्स ऑन द ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये ऑर्बिटल डायमीटर पे जो नियर बाय स्टार है ये इतना एंगल बनाता है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल जो है वो है थीटा 1 प्लस थीटा 2, और आर्क जो थी वो थी ए बी, तो ये ए बी है अपॉन ए एन, तो हमारे पास आ गया थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एन, और अगर हमने ए एन की वैल्यू निकालनी तो ए बी बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ए बी क्या है, ए बी है ऑर्बिट में, ये रहा हमारा ऑर्बिट का, तो एस ए एस प्लस एस बी है, तो सन से अर्थ की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, तो ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू होगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ क्लियरली ए बी इज इक्वल टू 2 ए एस, वेयर ए एस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन which is 1 astronomical unit, so AB is equal to 2 astronomical unit which comes out to be equal to 2 into 1.5 into 10 to the power 11, तो astronomical unit थी 1.496 which is taken as approximately 1.5 into 10 to the power 11, तो 2 into 1.5 into 10 to the power 11 it comes out to be equal to 3 into 10 to the power 11 मीटर, तो AB आ गया मीटर में 3 into 10 to the power 11, तो AB की वैल्यू उधर पुट कर सकते हैं हम, तो if theta 1 and theta 2, theta 1 plus theta 2 is known in radians, then an कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर हमें इधर थीटा 1 प्लस थीटा 2 पता हो तो ए बी की वैल्यू है 3 इंटू 10 to 11 मीटर, तो हम ए एन की वैल्यू निकाल सकते। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय स्टार बाय यूजिंग पैरालैक्स मेथड। हमारे आने वाले लेक्चर में हम साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और उसके बाद
हाउ टू फाइंड आउट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑलिक एसिड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें किसी भी क्वांटिटी एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर उसकी नियरेस्ट वैल्यू बताता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो क्वांटिटी का साइज कितना बड़ा है, कि वो कितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी को हमने जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है उसको 10 की पावर में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो 10 की पावर होती है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻7 मीटर हमारे पास क्वांटिटी है तो 7 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ना कि 10⁻7। कई स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 10 की पावर 7 मीटर आ गया तो 10⁻7 कोई आंसर लिख देते हैं, तो वो गलत आंसर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस क्वांटिटी का क्या है, 7। फिर हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखा, डायरेक्ट मेथड यूज़ करके 3 इंस्ट्रूमेंट हम देखे हमने, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने पहला हमारा देखा वो था पैरालेक्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरालेक्स मेथड को यूज़ करके हम डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अर्थ निकाल सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार फ्रॉम अर्थ। तो कैसे हम एक नियर बाय स्टार की दूरी अर्थ से माप सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।